अच्छा, क्या हम कर। जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे। मैं जस्ट वो एक थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने आर्किटेक्चर बेसिकली डिस्कस करने थे। ये क्यों ज़रूरी है इनको डिस्कस करना, बिकॉज के जो हिस्टोरिकली कुछ तो हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो तो अब यूज़ होता है, तो उसको तो अभी हम साथ साथ जो है ना वो हम देखेंगे भी। तो बाकी हम सिर्फ इस आप कह लें कि हिस्टोरिक पर्पस के लिए जो है ना वो हम इसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा था कि 3 हमारे पास जो है ना आर्किटेक्चर्स की टाइप हैं। उसमें से एक जो है वो टेली प्रोसेसिंग कहते हैं, फिर फाइल सर्वर है, क्लाइंट सर्वर है। थोड़ा सा हमने देखा था कि टेली सर्विस प्रोसेसिंग में क्या था कि इसमें हमारे पास जो, अगर आप जिससे इसको याद रख सकते हैं कि वो कह लें कि इसमें हम उनको डम टर्मिनल्स जो है ना वो हम कहते हैं। तो डम टर्मिनल से हमारी ये मुराद होती है कि जितनी भी प्रोसेसिंग है ना वो सारी की सारी जो है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर पे होगा। ये आर्किटेक्चर जो है ना ये अर्ली जो कंप्यूटिंग हिस्ट्री है उसमें बहुत कॉमन था, क्योंकि उस वक्त जो है वो हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे वो मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, मेनली जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे। तो इसलिए जो है वो क्या था कि ये जो टर्मिनल्स जो एक ही बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था एक्चुअली, एक ही। तो उसकी वजह से ये था कि जो प्रोसेसिंग थी वो सारी उसकी जिम्मेदारी थी, उस कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर थे उसमें उसमें ये था कि उनका उनका कोई रोल नहीं था। तो मेनली हम क्या करते हैं कि हम सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक ही कंप्यूटर पे जो है वो हम कर देते हैं, विच इज़ उसको हम सर्वर जो है वो कह देते हैं। तो दिस इज़ अ बिग लार्ज कंप्यूटर, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये मेन फ्रेम होता है। तो सारी प्रोसेसिंग, हर चीज़, डाटा भी सब कुछ जो है वो यहीं पे होता है। तो बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं वो सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए और जो है वो उसको डिस्प्ले करने के लिए इंटरफेसिंग का सिर्फ काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते। फाइल सर्वर में एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच ली, इसमें हमने इंट्रोड्यूस कराए, उनको हम कहते हैं फैट क्लाइंट्स। फैट क्लाइंट्स क्या कहते हैं कि उनका सीपीयू भी काफ़ी पावरफुल होता है, उनके अंदर रैम भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और मेन जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू इन फैट क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो होती है। तो अगर आप इनका आर्किटेक्चर देखें तो उसी तरह से होगा कि एक सर्वर होगा और उसके बाद जो है उसके साथ कुछ नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो अटैच होंगे, तो बिल्कुल उस तरह से ही होगा। लेकिन ये है कि इसमें फैट क्लाइंट्स होंगे। फैट क्लाइंट्स का मतलब ये है कि इनके अंदर इनका सीपीयू होगा और रैम भी होगी। तो इसमें ये है कि हर जो कंप्यूटर है वो इंडिपेंडेंट है। सिर्फ फाइल सर्वर से उसने जो डाटा की फाइल है वो उसने उठानी है और उससे अपनी मर्जी का डाटा जो है वो फेच करना है। इसके भी कुछ इश्यूज थे, वो हमने देखे थे। फिर जो फाइनली जो इंट्रोड्यूस हुआ वो क्लाइंट सर्वर का था। क्लाइंट सर्वर में इसमें ये है कि इसमें एक तो ये था कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि क्लाइंट ने क्या काम करना है, सर्वर ने क्या काम करना है। ये एक तरह से एक वर्कलोड जो है वो हमने एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि किसका क्या काम है। तो क्लाइंट में ये है कि उसमें फैट क्लाइंट्स इसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर जो है वो अगेन इस तरह से है कि जिस तरह से डीबीएमएस इंट्रोड्यूस हुए, तो डीबीएमएस जो है वो सिर्फ सर्वर पे रन कर रहा होता है, तो हम उसको कह देते हैं कि दैट इज डीबीएमएस सर्वर, उसको हम कह देते हैं। और वो सिर्फ एक ही जो है एक ही डीबीएमएस होता है पूरे सिस्टम में जो कि सर्वर पे रन कर होता है। क्लाइंट का सिर्फ काम होता है रिक्वेस्ट करने का, मोर और लेस लाइक टेली प्रोसेसिंग। लेकिन इसमें ये है कि हमने क्लाइंट को थोड़ी सी पावर जो है वो हमने उसको दी है, ताकि जो है वो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग उस पर हो चुके। तो इसकी भी 2 वेरिएशन है, एक 2 टायर है और फिर 3 टायर है और फिर एन टायर है, उसको भी जो है वो हम अभी जो है वो देखते हैं। तो टेली प्रोसेसिंग हमने देखा था। तो इसमें हमने कहा था कि ये एक जो मेन कंप्यूटर होगा इसके ऊपर सारी जो प्रोसेसिंग है, डाटा सब जो है वो इसी मेन कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। एंड दिस कुड बी मोर और लाइक एक मेन फ्रेम कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं। फाइल सर्वर आर्किटेक्चर में इसमें हमने देखा था कि एक लैन के अंदर जो है वो हम सिस्टम को आपस में अटैच कर देते हैं, और उसके अलावा क्या होता है कि फाइल सर्वर जो है उसके पास सारी फाइल्स होती हैं, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है डीबीएमएस है वो हर वर्क स्टेशन पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हम ये वर्क स्टेशन से मुराद ये ले रहे हैं कि वो फैट क्लाइंट है, इस एक्चुअली फैट क्लाइंट, तो उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग जो है हो रही है। तो इसने सिर्फ क्या करना है कि जो फाइल सर्वर है वो सिर्फ एक शेयर्ड हार्ड डिस्क होती है, सिर्फ उसके तौर पे काम कर रहा था। और जो भी किसी क्लाइंट को कोई डाटा चाहिए
तो वो क्या करता है कि वो फिर वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वो पूरी फाइल, डेटा की फाइल जो है उसके पास चली जाती है, उसमें से अपनी मर्जी का डाटा वो फेच करके बाकी डाटा जो है वो मतलब उसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर नई डाटा की जरूरत है, अगर उसी की दोबारा जरूरत पड़े तो फिर उसको वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से जो है ये देख लें कि ये लैन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क वर्क स्टेशन कनेक्टेड है, ये फाइल सर्वर है और डेटाबेस भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है। इनके पास डेटा नहीं है, इनके पास सिर्फ जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और दूसरा जो है कि डीबीएमएस इनके ऊपर रन कर रहा है, फाइल सर्वर के ऊपर जो है वो डीबीएमएस रन नहीं कर रहा है। तो अब इससे जो है एक सबसे बड़े नुकसान क्या होता है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कि उसने यहाँ पे जिस तरह से हम आगे चल के भी देखेंगे क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि क्लाइंट जो है उस क्यूरी सबमिट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि ये एक फाइल है, ये मुझे चाहिए। तो सर्वर क्या करता है कि वो फाइल जो है वो क्लाइंट को सेंड कर देता है। तो वो पूरी की पूरी फाइल जो है वो सेंड कर, उसमें से फिर जो कि डीबीएमएस जो है वो सर्वर क्लाइंट पे चल रहा है, तो इस वजह से वो उसमें से जो डाटा है वो फेच करेगा, और फिर उसके उसके मुताबिक जो है उसमें से भी डाटा एक्सट्रैक्ट करके यूजर को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसके ऊपर चल रहा है। तो वो जो एप्लीकेशन लॉजिक है, जो मिडलवेयर जो लॉजिक है, या जिसको हमने कहा था कि बिजनेस लॉजिक है, वो भी इसी के ऊपर जो है ये वर्क स्टेशन के ऊपर ही चल रही होती है। तो इसका कोई काम नहीं, इसका सिर्फ काम है फाइल्स प्रोवाइड करना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इस तरह का काम है, ये जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। और एक जो डीबीएमएस की फुल कॉपी है वो हर हर सिस्टम पे चल रही होती है, यानी कि इसके ऊपर भी डीबीएमएस होगा, इसके ऊपर भी जो है वो डीबीएमएस होगा, तो हर कंप्यूटर के ऊपर जो है वो डीबीएमएस जो है वो हमें चाहिए होता है। और इससे जो इश्यूज खड़े होते हैं कि जो कॉन्करेंसी का है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि डेटाबेस जो है कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। अब इसी तरह से क्या होगा कि अगर कुछ चेंज है ये डेटा में, तो इस क्लाइंट ने करना ही, जो वर्क स्टेशन है इसने करना है कि इसने उसी तरह से फाइल में चेंज करनी है, और वो पूरी की पूरी फाइल जो है वो यहाँ पे डेटाबेस में जो है वो यहाँ पे सबमिट करवा देनी फाइल सर्वर पे। तो उसने उसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर देना है। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फर्ज करें कि एक फाइल है हमारे पास, एम्प्लॉयज़ की फाइल है, और उसको जो है ना वो तीनों ये जो कंप्यूटर है फर्स्ट करें एट द सेम टाइम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अभी होना चाहिए कि इनको इस तीनों फाइल्स को एक जगह पे कंबाइन होना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि तीनों में क्या चेंजेस आई हैं, तो फिर उसके बाद जो है फिर वो यहाँ पे डेटाबेस में सबमिट होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि फिर उसमें इंटेग्रिटी के इश्यूज आएंगे कि डाटा जो है वो हर एक के पास जो है डिफरेंट होगा। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे ये वर्क स्टेशन है, ये इस फाइल में कुछ चेंज करता है, किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज करता है, तो बाकी दोनों को कैसे पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये चेंज हो गई है। तो इस तरह से कंकरेंसी के, रिकवरी के, इंटेग्रिटी के जो है वो इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा इसमें आ सकते हैं। तो इसकी इसकी वजह से फिर हमने क्या किया कि हमने फिर क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है इसको अडॉप्ट किया है। और अब आप ये समझ लें कि मोस्ट ऑफ दी जो जितने भी जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहे हैं वो सारे इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे जो है वो चल रहे हैं। तो ये आप कह लें कि जो हमने पीछे जो हमने देखे हैं, जिस तरह से टेली प्रोसेसिंग हमने देखा, और ये जो है वो दूसरा ये है कि हमने जिस तरह से ये फाइल सर्वर जो है वो हमने देखा है, तो ये आप कह लें कि उसके मिडल की चीज़ है। मिडल से मुराद ये है कि टेली प्रोसेसिंग की तरह इसमें डम टर्मिनल्स नहीं है, इसमें टर्मिनल्स जो है वो उनके अंदर प्रोसेसिंग पावर होती है। और दूसरा ये है कि फाइल सर्वर की तरह जिस तरह से सारी फाइल जो है जो सारी फाइल जो है वो सर्वर पे पड़ी होती है, तो इसमें भी सारी फाइल जो है वो सर्वर पे पड़ी होगी, लेकिन उस पर सर्वर का पूरा कंट्रोल होगा, क्लाइंट का उसके ऊपर लिमिटेड कंट्रोल होगा। फाइल सर्वर में ये था कि सारा जो कंट्रोल है वो होता है क्लाइंट्स के पास, तो इसमें जो है सर्वर के पास सारा कंट्रोल होगा। तो जिस तरह से टेली प्रोसेसिंग में होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है वो सर्वर पे होती है, तो इसमें भी तकरीबन उस तरह से होगी। लेकिन ये है कि जो थोड़ी सी इनिशियल जो प्रोसेसिंग है वो जो है वो टर्मिनल्स जो क्लाइंट्स हैं उन पे जो है वो हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि वो टर्म नहीं है, उनके अंदर भी जो है वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर है। तो दो बेसिक इसमें अप्रोचेज हैं, 2 टायर क्लाइंट सर्वर और 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। दोनों को वन बाय वन देखते हैं। पहले ट्रेडिशनल 2 टायर जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसमें क्या है कि इसमें क्लाइंट प्रोसेस होता है विच रिक्वायर्स सम रिसोर्स एंड सर्वर विच प्रोवाइड द रिसोर्स। फिर डाटा इंटेंसिव बिजनेस जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है, उसमें बेसिकली आप कह लें कि 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक डेटाबेस होता है हमारा, और उसके बाद जो है वो उसमें इसके अलावा हमारे पास होता है कि ट्रांजैक्शन लॉजिक होती है, बिजनेस डाटा एप्लीकेशन लॉजिक,
और यूज़र इंटरफेस। तो हमने डिवाइड एक्चुअली क्या किया है कि ये जो दो है, ये आखिरी दो हैं, इनको हमने क्लाइंट पे जो है ना वो क्लाइंट का, ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टू टायर। तो अगर आप देखें तो इस तरह से जो है इसमें होगा कि होगा उसी तरह से यहाँ पे हम क्लाइंट, इसको क्लाइंट कहेंगे, टर्मिनल भी नहीं कहेंगे और वर्क स्टेशन भी नहीं कहेंगे। टर्मिनल से मुरादी होती है कि डम टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम उसको क्लाइंट कह देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह आम एक कंप्यूटर, आजकल एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो जो यूज़र होता है वो अपना काम भी कर रहा होता है और साथ साथ जो है वो कि सर्वर के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा होता है। तो इस वजह से जो है ना हम कह देते हैं कि वो अपना काम भी करता रहे, जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो सर्वर से डाटा भी जो है वो ले सकता है। और यहाँ पे क्लाइंट के पास ज़रूरत नहीं है कि इसके पास डीबीएमएस हो, ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीबीएमएस जो है वो सर्वर के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल है और डेटाबेस भी उसके ऊपर ही पड़ी हुई है। तो हमें अलहदा से हर क्लाइंट पे डेटाबेस जो है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, वो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो अब इसमें क्या करना है कि यूज़र इंटरफेसिंग जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनिशियली इसने प्रोफाइल करना है कि इसको क्या डेटा चाहिए। वो चूंकि वो काम जो है ना वो हम तकरीबन मिडिल लेयर में आके करते हैं। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो कि एक्चुअली जिसके ज़रिए यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करता है, वो भी चूंकि इन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसलिए जो है ना यही ये बता देते हैं कि कौन सा डाटा चाहिए। ये सिर्फ उसको सिलेक्ट करके एक जिस तरह करके प्रॉपर एक रिक्वेस्ट बना के दे देते हैं कि कौन सा डाटा चाहिए। उसके बाद जो बाकी का काम है वो सर्वर का होता है कि वो रिक्वायर्ड फाइल को एक्सेस करे, उसमें से जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको एक्सेस करे और क्लाइंट को जो है वो प्रोवाइड कर दे। तो इसमें क्या है कि जो क्लाइंट जो टाइप 1 पे होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू द यूजर। द सर्वर टाइप 2 इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग डाटा सर्विस टू द क्लाइंट। तो इस तरह से हमने इसको जो है स्प्लिट कर दिया, दरमियान में एक बाउंड्री बना दी है कि ये क्लाइंट की टायर है और ये सर्वर की टायर है। और यूज़र इंटरफेस और इसका जो यूज़र इंटरफेस और बिजनेस और डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक इसके पास है। और जो सेकंड टायर है इसके पास जो है वो सर्वर साइड वैलिडेशन और डेटाबेस एक्सेस वगैरह जो है वो सर्वर के पास है। तो ये बड़ा सिंपल सा एक आर्किटेक्चर जो है वो बना दिया। लेकिन इसमें ये है कि इसमें अभी भी बहुत सारा काम जो है ना वो क्लाइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना ये क्या किया हुआ है कि बिजनेस लॉजिक उसको जो है वो हमने उसको जो है वो कहा हुआ है कि उसको वो इसके पास होती है। तो इससे मुराद ये है कि जो डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक है, कि जिस तरह से यूजर एक डाटा रिक्वेस्ट करता है, तो वो एक प्रॉपर एक तरह से कह लेना है कि फॉर्मेट बना के उसको प्रोसेस किया जाता है कि इसने क्या चीज़ मांगी है। जिस तरह से एक यूजर की क्यूरी है, तो क्यूरी को एक स्टेप आगे करके कि उसने क्या, किस फाइल में से क्या डाटा मांगा है, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली उसने डाटा मांगा है, वो फिर हम एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के तो वो फिर आगे फिर हम डेटाबेस सर्वर को जो है वो हम सेंड कर देते हैं। तो सर वो क्या करता है कि उसको वैलिडेट करता है कि क्या ये यूजर को ऑथेंटिकेट करता है, जो भी सर्वर साइड वैलिडेशन होती है वो परफॉर्म करने के बाद फिर वो डाटा, उस डाटा को एक्सेस करेगा और उसमें से जो डाटा रिक्वेस्ट किया गया है उसको उसको फैच करके तो उसको वापस जो है वो फिर क्लाइंट को जो है वो सेंड कर देगा। तो इस तरह से अभी कह सकते हैं कि काफ़ी जो काम है जो कि ख़ास तौर पे जो इनिशियल प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम है, वो जो है वो क्लाइंट कर रहा है। चूंकि एप्लीकेशन इसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो इस वजह से इसको हमें ये भी बनाना पड़ेगा, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट को किस तरह से इस तरह की रिक्वेस्ट में करना है कि वो सर्वर पे जाके वो एग्जीक्यूट जो है वो हो सके। तो इसमें जो ब्रीफली इनके देख लें, जो इनकी इनकी दोनों के जो आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है। पहला जो क्लाइंट का काम है कि मैनेज द यूजर इंटरफेस, एक्सेप्ट्स एंड चेक सिंटैक्स ऑफ यूजर इनपुट के वो ठीक है, प्रोसेसेस एप्लीकेशन लॉजिक, जनरेट डेटाबेस रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफर टू द सर्वर। तो ये देखें, दिस इज द मेन थिंग जिसकी हम बात करेंगे, जो बिजनेस लॉजिक है कि उसने क्या करना है कि जो जो यूजर ने जो भी उसको इनपुट दी है उसके अकॉर्डिंगली उसने डेटाबेस रिक्वेस्ट हैं वो क्रिएट करनी है और फिर उसको सर्वर को ट्रांसमिट कर देना है। और फिर उसके बाद जब सर्वर से उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको फिर उसने यूजर को रिटर्न करना है। अच्छा, सर्वर का क्या काम है? सर्वर का काम इस स्टेप से शुरू होता है, यहाँ से इधर से एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटाबेस रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, चेक ऑथराइजेशन, ये फिर सर्वर पे हो रही है, इंश्योर्स इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स नॉट वायलेटेड, performs query update processing and transmit response to client, maintain system log, provide concurrent database access and provides recovery control। तो ये टिपिकल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शन है। ये जो आखिर वाले जो है, बल्कि ये सारे के सारे जो है डीबीएमएस के फंक्शन है जो हमने पीछे देख चुके हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो सर्वर पे ही
जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो इस तरह से अभी भी आप कह लें कि ये जो क्लाइंट है, ये बहुत फैट क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक थिन भी नहीं कह सकते इसको। थिन का मतलब है कि बहुत लाइट वेट होता है, कि उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि ये बहुत फैट तो नहीं है, लेकिन इट्स लिटिल बिट फैट, क्योंकि इस पे भी काफ़ी ज़्यादा फिर इसको जो है वो ख़ास तौर पे ये जो हमने बिजनेस लॉजिक इस पे जो है वो रखी है, तो उसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसको जो है वो काम जो है वो करना पड़ेगा। तो इसके हमें फ़ायदे क्या होंगे? इट enables wider access to existing databases, increase performance. If client and server resides on different component computers, then different CPUs can be processing application parallel. It should be easier for the to tune the server machine if its only task is to perform database processing. तो आमतौर पे इस तरह से होता है कि सर्वर और क्लाइंट जो डिफरेंट मशीन होती हैं। सर्वर जो है वो एक मतलब थोड़ी सी पावरफुल मशीन होती है, उसको हम थोड़ा सा उसको हम मतलब एक साइड पर रखते हैं, और फिर बाकी क्लाइंट्स को हम कहते हैं कि वो उनके साथ कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। तो अनलाइक टेली प्रोसेसिंग, इसमें क्या होगा कि इसमें जो क्लाइंट जो सर्वर है वो बहुत हैवी नहीं होगा। अभी कह सकते हैं कि मिड रेंज सर्वर का हम एक यूज़ करते हैं, कि मिड रेंज सर्वर्स होते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है थोड़े प्रोसेसिंग में थोड़ी इनकी इनकी जो पावर है वो थोड़ी कम होती है, और लेकिन ये है कि थोड़े इनएक्सपेंसिव होते हैं। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनको जो है वो यूज़ कर सकती हैं। तो आमतौर पे इनको हम एज ए सर्वर यूज़ करते हैं। फिर क्लाइंट जब इनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें ये है कि चूंकि सर्वर और क्लाइंट दोनों डिफरेंट है, तो इस वजह से इनकी जो टाइम है वो ज़रा कम लगता है। वो सर्वर्स पे अगर आपने कोई ट्यूनिंग करनी है या कोई आपने उसमें एनहांसमेंट करनी है, तो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। हार्डवेयर कॉस्ट में भी रिड्यूस, इट्स ओनली द सर्वर दैट रिक्वायर्स स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। तो ये जो है कि इस वजह से क्या है कि इसके पास ही मेनली अपने करना है कि अगर आपको मज़ीद ज़रूरत पड़ी है हार्डवेयर को, डाटा आपने मज़ीद स्टोर करना है, तो आपको सिर्फ सर्वर को ही आपने मज़ीद उसको इम्प्रूव करना है। क्लाइंट्स को कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। कम्युनिकेशन कॉस्ट आर रिड्यूस, तो जिस तरह से हमने फाइल सर्वर में देखा था कि उसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, डाटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्वर से पूरी की पूरी फाइल जो है वो क्लाइंट के पास जाती है, फिर वो उस पे उसमें से फिर डाटा जो है वो सिलेक्ट करता है। तो इस वजह से जो है वो क्या है कि सर्वर जो नेटवर्क ट्रैफिक है, अगर वो लोकल एरिया नेटवर्क पे है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे होगा कि सर्वर जो है वो सारा डेटा डेटा सेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या करेगा कि वो जो रिक्वेस्ट की है यूज़र ने डाटा, सिर्फ वही सेंड करेगा, पूरी फाइल सेंड जो है वो नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आप लैन में भी हैं, विद इन लैन एनवायरनमेंट है, तो फिर भी क्या होता है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये है कि सर्वर पे एक ही कंप्यूटर पे सारे इंटेग्रिटी चेक्स हो रहे हैं, जो कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह, क्योंकि एक कॉपी रन हो रही होती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो जाती है। तो ये फिर ईजियर हो जाता है बजाय ये कि हर कंप्यूटर पे आप अलग-अलग से जो है ना इन इन चेक्स को चलाएं, तो वो उसको मेंटेन करना जो है मुश्किल होता है। जबकि इसको एक कंप्यूटर पे अगर डीबीएमएस चल रहा है और वहीं पे सारी रिक्वेस्ट जो है वो फर्निश हो रही हैं, तो उसको फिर उनको उनको वैलिडेट करना और उनको इम्प्लीमेंट करना जो है, और कंस्ट्रेंट्स को चेक करना वो ज़्यादा आसान होता है। तो ये जनरल बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम थ्री थ्री टायर की तरफ चलते हैं कि जो हमारे, अच्छा, इट मैप्स टू ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। तो जिस तरह से उसमें है कि ओपन सिस्टम में मतलब ये है कि क्लाइंट जो मर्जी हो आपका, ओपन सिस्टम से हमारी मुराद ये है कि क्लाइंट जो मर्जी हो, तो सर्वर को इससे जो है ना वो कोई कंसर्न नहीं होता। क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट कर सकता है और फिर वो उसको जो है अकॉर्डिंगली उसको जो है वो जो है वो उसको जो है ना वो रिक्वेस्ट को रिसीव करके प्रोसेस करके डाटा जो है वापस क्लाइंट को जो है वो सेंड कर सकता है। तो क्लाइंट जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम लैन की बात करते हैं ना कि एक लैन है, तो एक लैन के अंदर कंप्यूटर है, इससे हमारी मुराद ये होती है कि ये ज़्यादा चांस है कि कंप्यूटर जो है सारे के सारे तकरीबन सेम ही होंगे। तो ये एक टिपिकल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सारे कंप्यूटर्स हैं सिमिलर होंगे। तो ओपन सिस्टम का मतलब है कि हम बियॉन्ड लैन बात कर रहे हैं, कि लैन के कंप्यूटर से हमें भी ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें क्लाइंट जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू आता है कि किस तरह से सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन होती हैं कि डाटा फॉर्मेट डिफरेंट हो सकते हैं,
जो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो सकता है, फिर सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आया उसकी अंडरस्टैंडिंग इशू हो सकता है कि वो हर क्लाइंट जो है उसका अपना अपना स्टाइल होगा या अपना अपना उसका फॉर्मेट होगा, उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो उसको फिर हम कह देते हैं कि फिर वो ओपन सिस्टम फिर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि जिसमें हम जूम करते हैं कि जो क्लाइंट्स है वो डिफरेंट है, और सर्वर इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता है कि सारे सेम क्लाइंट्स है, वो ये अज्यूम करता है कि क्लाइंट्स जो है वो डिफरेंट है। तो फिर थ्री टायर जो है ना वो आर्किटेक्चर आया, तो इसकी एक जो वजह थी वो मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि इन द मिड 90s एज एप्लीकेशन बिकम मोर कम्प्लेक्स and could potentially be deployed to hundreds of thousands of end users. The clients had presented two problems that prevented the scalability. Scalability का मतलब ये होता है कि उसको मेंटेन करना और जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है अक्रॉस दी सिस्टम अक्रॉस दी क्लाइंट्स, तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। यानी उसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ क्लाइंट ज़्यादा करते जाएंगे तो उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्लाइंट जितने मर्जी हों लेकिन उसे सिस्टम जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम जो है वो करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क जो है वो नहीं आना चाहिए। A fan client requiring considerable resources on the client's computer to run effectively. This include disk space, RAM and CPU. तो ये हमने कहा था कि जो बिजनेस लॉजिक है वो एक्चुअली जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर पे जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो जो एप्लीकेशन होती है, जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाती है, क्योंकि उसमें उसने क्या करना होता है कि उसने यूज़र के साथ इंटरफेस भी करनी होती है और साथ रिक्वेस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी होती है। तो इस वजह से वो काफ़ी हैवी हो जाती है। तो जितनी वो ज़्यादा हैवी होगी, इसका मतलब है कि डिस्क स्पेस, रैम और सीपीयू की पावर उतनी ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करेगी। और उसके बाद क्या है कि सिग्निफिकेंट क्लाइंट साइड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो उसमें ये है कि बहुत सारे, चूंकि ये एप्लीकेशन लॉजिक वहाँ पे बिल्ड हो रही है, फिर सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं कि कोई कोई इस तरह से हो सकता है कि कोई जो हैकर है वो मतलब इस तरह से प्रोज्यूम करे कि जी वो एक लेजिटमेट क्लाइंट है और वो रिक्वेस्ट जो है वो डेटाबेस को सेंड करना शुरू कर दे। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज भी जो हैं, इस तरह के जो है वो राइज जो है वो हो सकते हैं। तो उसका हल जो है वो ये था कि 1995 जब तक इंटरनेट जो है ये भी अभी इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था, 1995 के अराउंड आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो क्रिएट हुआ था। तो उस वक्त क्या था कि अ न्यू वेरिएशन ऑफ द ट्रेडिशनल टू टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल अपीयर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ enterprise scalability. This new architecture proposed three layers, each potentially running on different platforms. तो उसमें क्या था कि यूजर इंटरफेस लेयर है विच रन ऑन द एंड यूजर्स कंप्यूटर क्लाइंट, और फिर उसके बाद बिजनेस लॉजिक और डाटा प्रोसेसिंग लेयर है। दिस मिडल ये एक मिडल लेयर हमने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा दी है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो उसको हम कह देते हैं एप्लीकेशन सर्वर जो है वो हम उसको जो है वो कह देते हैं। और a DBMS which stores the data required by the middle tier. This tier may run on a separate server called the database server. तो आइडियली ये है कि ये जो तीन टायर्स हैं, तीन डिफरेंट कंप्यूटर्स पे होंगे, लेकिन इसमें ये है कि इनको आप मिला भी सकते हैं कि ये दो एक कंप्यूटर पे हो सकती हैं या ये दो एक कंप्यूटर पे हो सकती हैं। इट डिपेंड्स कि आपका सिस्टम का जो लोड है या सिस्टम का जो लेवल है वो कितना है। तो ये देख लें सिंपल, उसमें ये है कि क्लाइंट के पास सिर्फ यूजर इंटरफेस रह गया है, बिजनेस लॉजिक और डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक जो है वो हमने एप्लीकेशन सर्वर को हमने असाइन कर दी है, और बाकी सर्वर के पास उसी तरह से डाटा वैलिडेशन और डाटाबेस एक्सेस जो है वो उसी के पास है। अब ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि यूजर इंटरफेस करेगा, उसके बाद सिर्फ यूजर इंटरफेस है, वो वहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगी, वो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। इस तरह हमने पहले देखा था टू टायर में कि एप्लीकेशन सर्वर रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करता है और फिर वो डायरेक्ट सर्वर को भेजता है। तो यहाँ पे अब ये डायरेक्ट सर्वर को जो है वो नहीं जाएगी। अच्छा, तो इसमें इसका फायदा, सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है कि द नीड फॉर लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर बिकॉज द क्लाइंट इज थिन। तो थिन हम इसलिए कह देते हैं कि उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। ये जो मतलब उसके लिए ये है कि क्योंकि जो क्लाइंट है उसके पास कोई खास उसके पास वर्कलोड नहीं है, उसके पास करने को खास काम नहीं है। उसने सिर्फ यूजर को डाटा यूजर से इनपुट लेनी है और यूजर को आउटपुट जो है वो दिखानी है, दैट्स इट। तो इसलिए हम उसको कह देते हैं थिन क्लाइंट, हम उसको कह देते हैं। तो जिस तरह से ये हमारे वेब ब्राउजर्स हैं, ये उसके एक एग्जांपल है कि आप जो है ना वेब ब्राउजर के थ्रू भी जो है वो डाटा को इस तरह से एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट था वो इसी से थ्री टायर आर्किटेक्चर से जो है वो अराइज हुआ था।
application maintenance is centralized with the transfer of business logic for many end users into a single application server. This eliminates the concern of software distribution that are problematic in the traditional two-tier client server model. The added modularity makes it easier to modify or replace one tier without affecting the other tier. Load balancing is easier with the separation of core business logic from the database functions. The three-tier architecture maps quite naturally to the web environment, with the web browser acting as a thin client and web server acting as a application server. तो ये जिस तरह से अभी हमने देखा था कि तकरीबन 1995 में ये जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था और उसी दौरान में इंटरनेट भी वो भी मतलब फैल रहा था. तो उसके बाद जब इंटरनेट आया तो ये क्वाइट इजीली जो है वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन में भी जो है ये बड़ी इजीली फिट हो गया. तो ये इसका जो है वो पहले के एक एडिड बेनिफिट हुआ. तो हमने इसमें क्या किया है कि हम जो एप्लीकेशन की मेंटेनेंस है उसकी बिजनेस लॉजिक की और आप कह लें कि जो डाटा ट्रांसफर लॉजिक है, डाटा प्रोसेसिंग लॉजिक है, वो हमने सारी सेंट्रलाइज कर दी है एक ही कंप्यूटर के ऊपर, जिसको कि हमने एप्लीकेशन सर्वर जो है हमने कह दिया. तो इस तरह ये है कि हमें अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट्स जो है ना इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. क्लाइंट का सिर्फ आपके काम इतना है कि उसने रिक्वेस्ट करनी है और वो रिक्वेस्ट जो है वो फिर उसको फर्निश होकर जो है वो मिल जाएगी. बस इतना सा काम जो है वो होगा. तो इसको फर्दर जो है वो फिर हमने क्या किया है कि हमने इसको जो है वो हमने इसको इस तरह से किया है कि हमने इसको ज़्यादा स्केलेबिलिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसको एन टायर्स में भी हमने कह दिया. यानी हमने कह दिया है कि जो मिडिल टायर है उसको हम मजीद डिवाइड जो है वो कर सकते हैं. तो उससे फिर क्या होगा कि इसमें मजीद फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं. तो इसमें आप कहने के लिए जैसे थर्ड पॉइंट है कि इन एनवायरनमेंट्स with a high volume of throughput, a single web server could be replaced by a set of web servers or web forms to achieve efficient load balancing. हम उसको जो है वो कह सकते हैं कि हम वेब सर्वर्स कर सकते हैं कि अब जिस तरह से कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी हम इसको मजीद थोड़ा सा आगे चल के भी देखते हैं कि इसका बेनिफिट जो है वो हमें क्या हुआ. तो बेनिफिट उसमें ये हुआ है कि जब इंटरनेट है तो उसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारे कंप्यूटर्स एक जैसे होंगे. तो सबसे पहले ये कि वो हेट्रोजीनियस नेटवर्क है, इंटरनेट है. तो उसमें फिर कंसर्न सबसे ज़्यादा रेज क्या होते हैं कि हर एक जो क्लाइंट है उसमें मोबाइल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, उसमें डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, उसमें मेन फ्रेम भी हो सकते हैं, उसमें पीसीज भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट जो एम्बेडेड डिवाइसेज हैं वो भी हो सकते हैं. तो सारी की सारी डिवाइसेज जो हैं वो एक ही नेटवर्क के साथ अटैच है. अब वो जिस तरह से डाटा अंडरस्टैंड करते हैं वो सब डिफरेंट है, वो सेम जो है वो नहीं है. तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि फिर हमने एक एक्स्ट्रा एक टायर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है उसको जो है फिर उसने जो है वो मैनेज. तो ये देख लें जी, ये अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है. तो इसमें अब क्या हो गया कि जी क्लाइंट 1 है, फिर ये हमारे पास वेब सर्वर है, फिर एप्लीकेशन सर्वर है और फिर डेटा सर्वर है. अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम जब इस तरह से बात करते हैं ना तो ये मोर और लेस जो होते हैं ना ये कंसेप्चुअल बातें हैं. चूँकि हमारा जो इसका टॉपिक का हमारे सब्जेक्ट का मेन जो नहीं है, हम इसको सिर्फ सप्लीमेंट्री तौर पे जो है ना हम इसको देख रहे हैं. तो उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से ये है तो इसी तरह से हो. इनके समटाइम फंक्शन इस तरह के होते हैं कि ओवरलैप कर सकते हैं. जिस तरह से हमने कहा हमने इसको स्प्लिट कर दिया, तो ये स्प्लिट ऐसे नहीं होगी, इसको क्रिस्प स्प्लिट ही कह सकते हैं हम. दिस इज नॉट ए क्रिस्प स्प्लिट. क्रिस्प का मतलब होता है बिल्कुल एक पॉइंट पे है, अगले पे बिल्कुल जो है वो चेंज हो, इस तरह से नहीं है. इसमें थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग जो है वो इनके फंक्शन में जो है वो होती है. वो डिपेंड करता है कि आप आर्किटेक्चर जो है वो कौन सा यूज करें, क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्चर हर एक का जो उनका जो वर्किंग का या जो भी तरीकेकार है वो डिफरेंट है. तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो एप्लीकेशन सर्वर उसका क्या काम है कि इट होस्ट एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस to expose business logic and business processes for use by the other application. अब हम करते हैं ये एप्लीकेशन सर्वर्स जो हैं ये काम किस तरह से करते हैं, ये इस तरह से करते हैं कि ये एक एपीआई प्रोवाइड करते हैं. एपीआई बेसिकली एक तरह से कह लें कि मैसेजिंग इंटरफेस होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये इनफैक्ट आप प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ये बेसिकली क्लाइंट और सर्वर क्या है, ये दो कंप्यूटर्स हैं और इन दोनों कंप्यूटर्स पे जो है वो क्या है कि दो प्रोग्राम चल रहे हैं. इस पे भी एक प्रोग्राम चल रहा है और इस पे भी एक प्रोग्राम चल रहा है. तो इन दोनों प्रोग्राम्स में आपस में कम्युनिकेट करनी है, यानी मैसेज पासिंग जो है वो करनी है, एक तरह से मैसेज पासिंग. और मैसेज किस तरह से पास होते हैं,
अगर आप बिल्कुल इसको सिंपल लेना, तो हमने जिस तरह से प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन से जो है ना वो हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, हम एक टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ आर्गुमेंट्स दे देते हैं, कुछ वेरिएबल्स जो है ना वो हम उसको दे देते हैं। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया कि ये मैसेज पास किए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक एपीआई बनाते हैं, हम कुछ फंक्शन हम बता देते हैं कि ये फंक्शन है, इसको अगर आप कॉल करके क्लाइंट जो है वो अगर इसको कॉल करे तो सर्वर से कुछ सर्विसेज जो है वो ले सकता है। तो ये बेसिकली ये हम यहाँ पे जो है ना वो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको हम एपीआई कह देते हैं। और सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कॉल्स होती हैं, वो आप फंक्शन कॉल करें। हमने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, अभी हम बिल्ड टाइप देखेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि आप फंक्शन कॉल करें, जो सर्विस आप कहेंगे वो उस पे उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सर्विस है वो जो है वो डिज़ाइन हुई होगी, या उसको डेजिग्नेट किया होगा, वो जो है वो आपको सर्विस जो है वो मिल लेगी। एप्लीकेशन सर्वर मस्ट हैंडल अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जैसे कि कंकरेंसी है, नेटवर्क कनेक्शन मैनेजर है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑल डेटाबेस सर्वर। तो नेटवर्क कनेक्शन मैनेजर ये है कि उसने क्लाइंट, क्योंकि खासतौर पर अगर इंटरनेट पे है तो उस पर यह है कि डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होता, उसमें फिर ये होता है कि जो क्लाइंट है वो ये भी हो सकता है कनेक्शन लॉस्ट हो रहे। अब उसने जो रिक्वेस्ट की हुई है फिर उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये कंपोनेंट जो है वो होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑल डेटाबेस सर्वर, अगर एक से ज़्यादा डेटाबेस सर्वर हैं, डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग। तो इसमें कनेक्शन पूलिंग का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं तो हम उसको पूल कर देते हैं, हम सबको एकदम में एक्सेस नहीं देते, हम वन बाय वन उनको एक्सेस देते हैं, जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं, ताकि वो फिर जो लोड बैलेंसिंग जो है वो इजीली जो है वो हो जाए। लेजेसी डेटाबेस सपोर्ट, क्लस्टरिंग सपोर्ट, लोड बैलेंसिंग आगे इसकी हमने बात की थी। फेल ओवर, कि अगर कोई वो सर्वर में कोई फेल होता है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी की सारी जो है ये एप्लीकेशन जो है ना वो सर्वर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब इसमें आप देख लें कि हमने एक तरह से ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि यहाँ से नीचे जो है वो क्लाइंट का कोई कंसर्न नहीं, उसका सिर्फ कंसर्न है कि अपने एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर ले, उससे नीचे किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है ये उसका रोल जो है वो नहीं है। जो टू टायर में उसमें फिर ये सब चीज़ें, ये जो हमने सारी चीज़ें ये बताई हैं, ये फिर क्लाइंट को भी मैनेज करनी पड़ती है। इस वजह से क्या है कि उसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा फिर उसका जो है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो टू टायर आर्किटेक्चर है वो इस पर्पज़ के लिए जो है वो सूटेबल नहीं था। उसमें जो हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स है, डिफरेंट जो एप्लीकेशन सर्वर फ्रेमवर्क्स हैं, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जावा एंटरप्राइज, जावा प्लेटफॉर्म है, एंटरप्राइज एडिशन, और इसके फिर डिफरेंट आगे प्रोडक्ट्स हैं। ये वेब लॉजिक सर्वर है, ये भी एप्लीकेशन सर्वर है, ओरेकल का गोल्डफिश सर्वर है, और इस तरह से रेड हैट की तरफ से जेबोस है, और वेब सफेयर है, ये IBM का है, और इस तरह से ग्लास फिश एप्लीकेशन सर्वर है। ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर है जो कि बेसिकली इस आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं। ये जो जावा प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन है, उसके अलावा इसके अलावा डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और एप्पल का है, और एप्पल का एप्लीकेशन सर्वर है, जो कि एप्पल की सर्विसेज और एप्पल की सर्विसेज को जो है वो एग्जीक्यूट